अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम या जो गेस्ट पेपर है 2022 का, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास पहला सवाल है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड कैन इंटरब्रीड इज टर्म्ड एज। ठीक है, ये वाली बात तो आपको अच्छे से पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि उनके आपस में जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उनकी मीटिंग की वजह से, तो वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं आपके पास स्पीशीज़। ठीक है, इनका होता क्या है कि इनके पास सिमिलर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी वजह से वो आपस में जो है वो इंटरब्रीड के केपेबल होते हैं। स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक जगह पे जहाँ वो रह रही होती हैं, कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़ जो होता है पॉपुलेशन बनाता है, फिर पॉपुलेशन जब अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, स्पीशीज़ से के बाद बेसिकली क्लास आती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो हायरार्की होती थी उसके अंदर हम स्पीशीज़ को पहले जेनरा के अंदर, फिर जेनरा के बाद क्लासेस के अंदर जो है वो ग्रुप करते थे। लेकिन अगर हम इकोलॉजिकली देख रहे हैं, उस तरह से देख रहे हैं, तो स्पीशीज़ जब एक जगह एक साथ रह रही होती हैं या एक तरह की स्पीशीज़ जहाँ रह रही होती हैं वो एक पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिपिड डेरिवेटिव। पैक्सिस होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, बट एल्ब्यूमिन आपको पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिन इज़ अ प्रोटीन, तो ये जो है वो हमारे पास नहीं हुआ लिपिड डेरिवेटिव। ठीक है, जो नहीं है उसी का पूछा है। उसके बाद है जिंक इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ दिस एंजाइम। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जिंक जो होता है एक्टिवेटर होता है कार्बोनिक इनहाइड्रेस का। ठीक है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिक इनहाइड्रेस क्या है, इसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए बेसिकली एंजाइम है, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, तो यानी वो किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बट इनको अपने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो एक एक्टिवेटर चाहिए होता है वो जिंक होता है। इनका काम क्या होता है? ये होते हैं आपके पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आपने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि वहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को या तो वाटर से बाइंड करवा रहे होते हैं या फिर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच करवा रहे होते हैं, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने याद रखना है कि किसका क्या, मतलब किसका कौन सा एक्टिवेटर है। उसके बाद द स्टडी ऑफ बर्ड इज़ नोन एज, बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इथोलॉजी जो होती है वो होती है आपके पास स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। इथियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए किसकी स्टडी क्या कहलाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सीडोसीलोमेट। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सीडोसीलोमेट जो होते थे वो नेमाटोड्स होते थे या जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, और उसकी एग्जांपल होती है विक्रेरिया या एस्कैरिस, लिम्ब्रिकॉइड वगैरह। नीरीस, लीच, ये दोनों एनालिडा थे और ये जो था वो स्पॉन्जी एग्जाम्पल था। उसके बाद था द नॉन सेलुलर जेलेटिनस मास बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ हाइड्रा इज टर्म्ड एज। हाइड्रा क्या थे? साइनेडेरियन था। साइनेडेरियन थे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी एक जो होती है आउटर लेयर होती है, आउटर बॉडी वॉल होती है, और एक उनकी इनर होती है। बस दो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इस वजह से उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते थे। बट इन दोनों आउटर और इनर लेयर के दरमियान एक जेलेटिनस नॉन सेलुलर सा सब्सटेंस होता है, जेलेटिन लाइक का होता है, वो उसके अंदर सेल्स नहीं होते, बेसिकली वो एक जेलेटिन की तरह की चीज़ होती है, जिसको क्या कहते थे हम? उसको कहते थे मिसोग्लिया। ठीक है, ये साइनेडेरियन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है द सीटा विद पैरापोडिया इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। तो ये होते थे पॉलीकाइटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि उनके जो है वो फ्लैशी इस तरह से अगर थे तो उनके हर सेगमेंट के अंदर फ्लैशी से प्रोट्रूजन्स थी, उसके अंदर जो है वो इस तरह से बहुत सारे हेयर लाइक सीटा होते थे या साइड जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है द हाइड्स ड्यूरिंग कोल्ड सीजन इज कॉल्ड, जो खुद को छुपा लेते हैं एम्फीबियंस वगैरह ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका हाइबरनेशन। उसके बाद है नेम द लेबल पार्ट ऑफ द डायग्राम। ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट थे। ये वाला पार्ट क्रॉप था, ये वाला गिजर्ट था, ये वाला जो है हेपेटिक सीकम था आई थिंक। ये जो थी जो उन्होंने यहाँ पे मार्क किया हुआ ये थी मिजेंट्रॉन या मिजेंट्रीज थी। उसके बाद जो है वो आते थे एक्सपायरेटरी ऑर्गन आते थे, मेल्फिजन ट्यूबुल्स आती थी, ये हेयर लाइक, और फिर इलियम, कोलॉन, और फिर जो है वो रेक्टम वगैरह आता था। तो ये आपको लेबलिंग अच्छे से इसकी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट था। अच्छा, सवाल नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन 5 मुझसे मिस हो गया था, तो आपके पास जो पेपर है उसमें ये वाला क्वेश्चन 5 होगा, उसके बाद फिर बाकी सारे सवाल आएंगे। तो ये सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिश। तो सी हॉर्स फिश होती है, डॉग फिश भी फिश होती है, लंग फिश भी फिश होती है। आपको याद होना चाहिए वेल जो होता है वो लार्जेस्ट मैमल है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद है ह्यूमंस आर अनेबल टू डाइजेस्ट। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये रीज़न भी आता है, यह भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलेस एंजाइम नहीं होता, इस वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज किस में था? जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की जो हम इनटेक उसकी होती है, उसके अंदर जो उसकी वॉल होती है, यानी कि उसके जो फाइबर्स होते हैं, छिलके होते हैं, उनके अंदर जो होती है सेलुलोज वगैरह होती है। ठीक है, उसके बाद है दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द रेट ऑफ द ब्रीदिंग। तो आपको बताना चाहिए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अभी तो वैसे आपने ब्रेन के बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सही से डिटेल में,
ज़ूलॉजी में। बाकी ब्रीफली में बताई थी कि सेरिबेलम जो होता है वो हेयरिंग और बैलेंस वगैरह के अंदर, और जो आप जैसे अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो आपको अपनी पोजीशन के बारे में, अपने हाथ पाँव सबकी पोजीशन के बारे में एक जनरल सा आइडिया होता है। तो ये सारी चीज़ें सेरिबेलम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो होता है वो मेन एक्टिविटी होती है, सारी जो मोटर हमारी एक्टिविटी हो रही होती है, सोचना, चलना फिरना, बोलना, वो सब यहाँ से हो रहा होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो आप एंडोक्राइन के अंदर पढ़ेंगे। एंडोक्राइन क्या होती है, जो हमारी बॉडी में केमिकल्स बनते हैं ना, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसमें इसका रोल होता है। ये सब आप सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स इज़ नोन एज, तो ये होते हैं ट्रेकिया। ठीक है, सारे उसके आपको कम से कम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स तो याद होने चाहिए, नेम बाय नेम। शॉर्ट में भी आ सकता है और इस तरह से एमसीक्यूज में ही पूछते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड इज़ फॉल्स। ठीक है, तो हम एक एक करके अब देख लेते हैं। कह रहे हैं पहले में मैच्योर रेड ब्लड सेल्स आर नॉट न्यूक्लिएटेड। इन्होंने पूछा कौन सी गलत है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल क्या है, एक सेल है, तो हमें पता है कि सेल के अंदर जो होता है उसका मेन पार्ट न्यूक्लियस होता है, बट जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद है ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस, तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। वैसे तो यही आंसर है, बाकी भी हम देख लेंगे कि बाकी उन्होंने क्या दिया हुआ था। इसके बाद है द एडल्ट स्प्लीन इज़ द साइट ऑफ आरबीसी डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर और बोन मैरो के अंदर, ये 3 साइट्स होती हैं एडल्ट के अंदर जहाँ पे आरबीसीज बन रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स आर केपेबल ऑफ फैगोसाइटोजिंग फॉरेन मटीरियल्स, यानी कि जो भी फॉरेन कोई भी चीज़ आएगी उसको फ़ौरन से फैगोसाइटोज कर लेंगे, यानी इसको खा लेंगे। तो ये बात भी सही है, इसमें जो है वो कैपेबिलिटी होती है कि किल करते हैं, डिफेंसिव सेल्स होते हैं ना। उसके बाद है द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यू इज़ कॉल्ड, तो इसको कहते हैं हेमाटोमा। यानी कि अगर कभी ब्लड वेसल को कोई इंजरी हो जाए और ब्लड लीक करके, अक्सर हमें चोट लगती है तो ब्लड जो होता है वो अगर स्किन को ट्रॉमा होता है, चोट लगती है तो ब्लड वहाँ से निकल के बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन बाज़ अगर कभी इस तरह का ट्रॉमा है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर कोई इंजरी नहीं हुई है, बल्कि अंदर ही वेसल को इंजरी हुई है, उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ हुआ है, मैकेनिकल कोई ट्रॉमा हुआ है और उसमें से ब्लड लीक करके टिश्यूज़ के अंदर जो होता है वो फैल जाता है। जैसे अक्सर कभी हम गिरते हैं तो नील जो पड़ जाता है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका हेमाटोमा होता है। ठीक है, तो ये होती है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन टिश्यू। उसके बाद है द लब इज़, जो लब साउंड होता है वो कब बनता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए कि जब बाइकस्पिड क्लोज होता है, ट्राइकस्पिड क्लोज होता है, सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होते हैं, या बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तीनों क्लोज होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि लब साउंड कब बनता था। लब जो था वो फर्स्ट हार्ट साउंड होता था। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके पास जो इस तरह से चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी सिस्टली होती है, सिस्टोल होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो क्लोज वॉल्व्स होती हैं उसके अगेंस्ट प्रेशर पड़ता है और ब्लड यहाँ से पंप होके इधर जाता है। ठीक है, इधर जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा, दोनों आर्टरीज या वेन्स में जो जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके प्रेशर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे जो एवी यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स थे उस पर जो प्रेशर की वजह से जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है उसको लब कहते थे। तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका अब राइट ऑप्शन क्या हो गया, व्हेन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन, यानी कि जाहिर सी बात है जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये ओपन होते हैं, उसके बाद जब ये बंद होते हैं तो एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम लब साउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके जाते हैं पीसी के एमसीक्यूज कंप्लीट। आई होप सबको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।